परिवर्तन नहीं आने वाला, ये ठग हैं सारे और सब लुटेरे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए। जॉब और बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन जॉब तो नहीं बढ़ रही, जॉब तो कम हो रही है। 5 दिन पहले आप मैनिफेस्टो निकाल रहे हो, 19 को आज वोटिंग है पहली, उसमें लोगों को कितना पता चल जाएगा? 400 पार तो शायद नहीं होगा, लेकिन आसपास जरूर रहेंगे, 380 370 के आसपास रहेगा उनका। मुगल आए, सब लोग आए, तब नहीं हुआ कुछ। आज प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सब लोग, चीफ मिनिस्टर, सब हिंदू, लेकिन तब भी खतरे में है। अरे मैं कह रहा हूँ ठीक है, कांग्रेस जैसा कि आप देख रहे हैं आज पहले चरण का चुनाव जो है संपन्न हुआ। आइए इसी सब सिलसिले में देखते हैं आज यहाँ पे सब जो है भीड़ लगी हुई है और लोग चाय पी रहे हैं। आइए बात करते हैं, देखिए आज क्या है, आज का जनता की राय क्या है, रुझान। जैसा कि अभी अखिलेश यादव ने जो है आरोप लगाया है, एक कमेंट किया कि मोदी जी का पहला शो जो है फ्लॉप हुआ। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जी कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं जी, क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। अभी आप देख रहे हैं आज पहले चरण का जो है चुनाव संपन्न हुआ और आप दिल्ली से रहने वाले हैं? मैं अभी दिल्ली में हूँ, बेसिकली मैं पैदा तो यूपी में हुआ हूँ, बागपत से। बागपत में भी जो है अच्छी खासी, बागपत को जाटलैंड बोला जाता है, अच्छी खासी लड़ाई। क्या लगता है आपको, थोड़ा सा क्या लगता है बागपत में, आप क्या लगता है गठबंधन मजबूत है या बीजेपी? गठबंधन ही मजबूत है, गठबंधन नहीं है। गठबंधन बागपत में नहीं है, बागपत में बीजेपी के साथ में अलायंस है इस बार। तो जो पहले आरएलडी सेपरेट या समाजवादी के साथ में पिछली बार था, इस बार हाँ वो बीजेपी के साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ लड़ रही है। अब वहाँ पे उन्होंने शर्मा जी, कोई वहाँ पे बागपत में कभी भी समाजवादी का ऐसा वो नहीं रहा है, जाटलैंड है हमेशा से। हमने भी देखा है कि अजीत सिंह का पूरा वहाँ पे, पहले चरण सिंह, अजीत सिंह, अब जयंत का पूरा बहुत ही दबदबा है। आपको क्या लगता है जो है कि इस बार जो है वहाँ की सीट, इस बार यूपी में 80 में से आपको एक, मतलब क्या करते हैं आप? मैं एम्स में रिसर्च ऑफिसर के उस पे पद पे कार्य, सरकारी पद पे। तो ये बताइए आप क्या लगता है इस बार, जैसे मोदी जी 400 पार का जो है बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? 400 पार तो शायद नहीं होगा, लेकिन आसपास जरूर रहेंगे, 380 370 के आसपास रहेगा उनका। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस मोदी गवर्नमेंट में एक जो हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, लोग दूसरी पार्टियां कहते हैं कि रोज़गार 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 रोज़गार, मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भारत में। क्यों, आप मैं बता देता हूँ। आज आप गांव में किसी भी हाथ में चले जाओ, किसी के भी हाथ में अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा ना, उसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन आराम से मिल जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी लोग, आप 10,000 से कम नहीं है। अगर रोज़गार नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसके हाथ में फ़ोन कहाँ से आया अगर खाली बैठा है तो? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज आदमी के अगर हाथ में एक 10,000 का एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो बेरोजगार नहीं, वो रोजगार युक्त कुछ न कुछ तो कर ही रहा होगा। अगर वो आप देख रहे हैं 10 साल से जो है जिस प्रकार से रोजगार में लगातार गिरावट देखी गई, इस पर क्या बोलेंगे? और महंगाई जिस प्रकार से ऊपर जाती गई, इस पर हमें देखिए, हम नौकरी कब मिली थी? मैं 2012 से काम, एसएससी के माध्यम से हुआ था पर्सनल? नहीं, मैं एसएससी के माध्यम से नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, फिर मेरा सिलेक्शन एम्स में हुआ, जो मेरा एग्ज़ाम के थ्रू हुआ। तो आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार से लगातार युवा परेशान है, किसान परेशान है, इस पर क्या बात करना चाहते हैं? किसान कहाँ परेशान है? सिर्फ पंजाब के अलावा कौन सा किसान परेशान है? नहीं, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, एमएसपी की बात की थी, इस पर बताइए। देखो, किसान की आय दुगने का नहीं है। मैं बागपत से हूँ, मेरे यहाँ पे गन्ने का बहुत हुआ है। गन्ने पे हर साल प्राइस बढ़ता है, और इस बार भी मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट छोड़ो या जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने अभी भी 10% बढ़ाया। उसके पहले 10% बढ़ाने के पहले भी कुछ पैसा बढ़ा था, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। अगर दोगुनी करने वाली बात है, हर गवर्नमेंट जो है ना कुछ अपना शगुफा या कुछ भी बोलेगी कि मैं दोगुनी कर दूंगा, मैं रोज़गार डबल कर दूंगा, मैं एमएसपी ले आऊँगा। ये हम हर सरकार अपना एक एजेंडा लेके चलेगी या अपना कुछ मुद्दे लेके होना चाहिए कि हम 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, मोदी जी ने 9 करोड़ नौकरियों की बात की थी और उसको अपने पूरा नहीं कर पाया। स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी। मतलब इस मुद्दे जब जो उनका मेन मुख्य मुद्दा था, इस पर बात करना स्मार्ट। और उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से जो है कई जितने सांसद थे, उन्होंने एक जो है गांव गोद लिया। क्या आपको लगता है ये सब विकास हुआ नहीं? आदर्श ग्राम योजना वाला तो शायद मेरे को नहीं लगता कि इतना सफल उनका कार्यक्रम रहा है। हालांकि उन्होंने मतलब किया था, गांव में ऐसा नहीं है, गांव में बहुत ही विकास है। मैं खुद गांव से हूं, मेरे गांव में पहले बिजली का बड़ा मुद्दा था। अब आप यूपी में किसी भी गाँव में चले जाओ, बिजली आपको पहले आने को नहीं मिलती थी, अब जाने को बहुत कम मिलेगी। टाइम है कि हाँ भाई चली जाएगी इस टाइम पे, लेकिन अगर आप 24 घंटे की बात करो तो 18 से 20 घंटे 21 घंटे बिजली अभी आ रही है।
पहले बिजली चोरी या सब दूसरा ये उस पे नहीं जाते, वो बहुत था। अब आप गांव में देखोगे हर जगह ये वाले विकास में अगर देखें, पहले केबल था, कांटे डाल के आपने डाला, अपना बिजली अपना चोरी कर लिया जो करना था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। विकास की आप बात करो, आप कहीं भी भारत में चले जाओ, पहले आप सड़कों की वजह से आप बहुत परेशान रहते थे। मैं अब गांव में जाता हूं, मेरा 2.5 से 3 घंटे गांव में लगते थे, जबकि 60 किलोमीटर है। मैं 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट में अपने गांव में पहुंच जाता हूं दिल्ली से। तो अगर विकास आप देखो, अब चारों तरफ ऐसा नहीं है विकास ऐसा काम नहीं हुआ है कि 10 साल में बहुत काम हुआ है। और अगर आपको कुछ काम देखना है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बोलो या जो सड़कें हैं, किसी भी एरिया की अगर सड़कें अच्छी है ना, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई यार ये ठीक एरिया है। अगर वहाँ पे चाहे गांव में महल या अच्छे घर बने हों, अगर वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है ना, तो वो बेकार माना ये बताइए, आप जैसे युवा है, 2024 का इलेक्शन है, इस बार युवाओं क्या मुद्दा है आपका? आप किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, लेकिन किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं बीजेपी को वोट करूंगा। किन मुद्दों पर? मैं बीजेपी को मैं इसलिए वोट करूंगा, मैं बीजेपी को रोजगार या उस पर वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी को वोट करूंगा जो देश भावना, जो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, मैं हिंदू भावना पे उस पर करूंगा। मैं जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा जो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं उस मुद्दे पे वोट। लोग बोलते हैं कि राम मंदिर और 370 पे इस बार वोट करेंगे। हाँ, तो क्यों ना करें, राम मंदिर पे हम बात करेंगे, क्यों ना करें हम राम मंदिर पे। राम मंदिर क्या, और जो दूसरे भी वो है, हम भाई अपना एक हमारा जो हिंदुत्व का है, जो हमारे हमसे छीन लिया गया, अगर हमें वो मिल रहा है तो हम क्यों ना बात करें। और हमने ऐसा नहीं है कि उसको वैसे ही ले लिया। ठीक है, जो मस्जिद वाला जो पहले राम मंदिर जहाँ पे बना है वो तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद में कितने साल की लड़ाई है। मेरे ख्याल से ये जो टूटा था 1990 कब की बात है, और आज इतने साल हो गए, इतने साल कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में हमें तभी आपने कहा कानूनी लड़ाई, तो कानूनी लड़ाई के माध्यम से जो है मंदिर बना, हमें मिला है। इस पर इस विषय मतलब मुझे निर्विवाद टाइप लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो था, निर्णय था, खत्म हुआ मैटर। तो इस बार अब मतलब मैं कह रहा हूँ 2024 जो है चुनाव, युवा क्या सोचता है, किन मुद्दों पर वोट करेगा? विकास पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, जात पर, किस पर वोट करेगा? भारत में विकास पे तो ऑब्वियसली एक होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा विकास बहुत हुआ है। विकास मेरे को जो मैं अभी करंट की मैं बात करूं, मेरे को तो जो विकास दिखता है वो सारा, चाहे मैं एम्स में काम करता हूं, इतने सारे एम्स है भारत में खुल रहे हैं। मैंने अभी रोड की बात की, रोड मैं परेशान रहता था अपने एरिया में कि मेरे गांव में जाने में इतने मेरे को परेशानी हो रही है। मैं आपको बता देता हूं, जब मेरे गांव का जो हाईवे है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे है, वो मायावती के टाइम पे पास हुआ था। मायावती के टाइम पे पास हुआ, पूरे 5 साल निकल गए, वो रोड नहीं बना, स्टेट हाईवे था उस टाइम पे। फिर अखिलेश जी की सरकार आई, पूरे पेड़ काट लिए दोनों तरफ से। उन्होंने तो पास किया, वो पेड़ काट लिए। पेड़ काटने के बाद भी गड्ढे में से जाते थे हम। जब ये सरकार आई, तब ये जाके हमारे जो वहाँ के जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई हमारे ऐसा इशू है। सबसे मेन इशू था हमारे यहाँ पे, जो मेन हमारा रोड का था। तो साल हो गया नहीं रोड का? हाँ, आराम से, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को तो दिख रहा है भाई, मेरे को गाँव में जाने में आसानी हो रही है, तो मेरे को तो वो दिखेगा। जैसा कि देख रहे थे आपने, इनसे मैं बात कर रहा था, इन कई मुद्दों पर हमसे बात कराया। बागपत के रहने वाले थे, और बागपत के बारे में उन्होंने मुझसे बात किया। आइए, आपका क्या नाम है? मैं सिर्फ अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे नोएडा रहता हूँ, पीछे मैं पटना से हूँ। और नोएडा पिछले 20 साल से रहता हूँ। तो पटना से आप हैं, जो है पटना से, जैसे आप देख रहे हैं बिहार में इसमें जो है बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ आपके जो है कहते हैं नीतीश कुमार जी उनको पलटू चाचा को जो है पदवी दे देगी। क्या कहते हैं बिहार की राजनीति जो है किस ओर जा रही है? देखिए, इस पर कोई हम 90 के दशक जो था, जो हम लोग उस दौर से गुजरे हुए, हमारा बचपन उधर से ही निकला हुआ है, तो हमने वो दौर देखा है। तो वो दौर से हम काफ़ी आगे आ गए। नीतीश कुमार का ये तो है एक लूज पॉइंट, तो बिल्कुल है ये, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नीतीश कुमार और ये बीजेपी का जो साथ है, गठबंधन है, उसमें बिहार उससे तो काफ़ी अब आगे निकल चुका है। जैसे अभी तेजस्वी यादव ने बताया कितने करोड़ों नौकरियां उन्होंने दे दी, इस पर क्या कहेंगे? भी हम 2 लाख हम टीचर की नौकरी दिया, गठ जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है रोजगार की बात करते हैं कि बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या थी। आज रोजगार के मामला में इस बार बिहार की जनता क्या सोचती है, आरजेडी को लेके, जेडीयू को लेके, और इंडिया गठबंधन को लेकर, और बीजेपी को लेके? आपकी क्या राय है?
देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक रोज़गार की बात है, बिहार में अच्छा रोज़गार की पहले से तो स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हाँ, तेजस्वी यादव मुझे लगता है एक कुछ उनका मुझे लगता है कुछ प्लानिंग के साथ उनका कुछ ऐसा रहा होगा। उन्होंने बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ वो वापस उनसे अलग हो गए। तो उन्होंने रोज़गार दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन 90 के दशक में उनके फादर भी थे लालू यादव, उन्होंने क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, जैसे चुनाव चल रहा है जो है यहाँ पे, इसमें आज पहले चरण चुनाव हुआ 102 सीटों पे 21 राज्यों में, क्या लगता है इस बार जो है क्या कुछ बदलाव की बिहार है कंटिन्यू इस बार मोदी हैट्रिक मारने जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी के क्योंकि उनके काम देखिए 2 चीज़ है। एक तो विकास तो है ही, और विकास दिखता है, साथ साथ एक और मुद्दा है जो हिंदुत्व का, वो मुझे लगता है ये 2 चीज़ वो साथ लेके चल रहे हैं। ये आप कहते हैं हिंदुत्व का मुद्दा, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप हिंदुत्व को क्यों लाते हैं बीच में, ये बताइए? धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होती है, अगर ये मैं कह रहा हूँ? सर, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदू की बातें करना। नहीं, आप लोग कहते हैं हिंदुत्व, मतलब मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन ठीक है हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आप एक जो है देश के प्रथम मुखिया हैं, हिंदू ठीक है, अपना धर्म अपना है, लेकिन आप इसलिए कहेंगे हिंदुत्व के नाम पे थी, मुझे थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है। आप इस पर क्या कहें? सर, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इंडिया में सिर्फ हिंदू को ही देखना। हिंदुत्व की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साफ शब्दों में व्याख्या की है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, बट इसको हाँ संस्कृति है, तो इसमें सबका सर्वजनिकता है, सर्वजन सुखाए वाली बात है, ठीक है। तो वो उसको लेके वो चल रहे हैं, वो कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है। वो बाद में जोड़े सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास जीतने में मोदी जी जो है कहाँ तक सफल हो मुझे पाए? लगता है धीरे धीरे अब शायद मुझे लगता है जो बेसिकली मुस्लिम कौम जो है वो भी धीरे धीरे जुड़ रही है। मैं बीजेपी का ये कहना है कि जो कैंडिडेट जीतने वाला जहाँ से है वो उसको जिताती है। अब मुस्लिम उसके सभासद भी हैं कुछ, हाँ सभासद भी हैं, वो हैं, लेकिन ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मुस्लिम को आज जितने भी उनके प्रोग्राम है, चाहे घर आवास योजना हो, चाहे आहार योजना हो, मुस्लिमों को बहुत उससे फ़ायदा है, ज़्यादा मुस्लिम फ़ायदा ले रहे हैं उससे। चलिए, आपको क्या लगता है, जब मैंने बात किया कि लोगों ने कहा कि रोजगार ही रोजगार है, महंगाई कोई हाँ ये बोलते हैं विकास है, तो विकास है तो फिर बेरोजगार क्यों लोग क्यों घूम रहे हैं? और अभी ILO की रिपोर्ट भी आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बोला है 89% ग्रेजुएट्स जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर 100 में से 83 लोग जो है, अगर इतनी ही वो है डेवलपमेंट से तो जॉब और बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन जॉब तो नहीं बढ़ रही, जॉब तो कम हो रही है। और मैं लाइब्रेरी में पहले आता था तो लाइब्रेरी खाली होती थी, आज जाता हूँ तो लोग भरे हुए हैं, जगह ही नहीं मिलती बैठने की। तो अगर इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ आ रहे हैं? अगर इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है तो प्राइवेट। किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप? मैंने MBA करी हुई है वैसे तो, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC वगैरह होते हैं इनकी तैयारी वगैरह मैं करता हूँ। SSC का तो वैकेंसी लगभग मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों में लगातार गिरता गया ग्राफ, और इस समय तो नाममात्र रह गया SSC, क्या कहेंगे इस पर आप? नाम मात्र मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक वैकेंसी आती है SSC CHSL करके, उसमें फॉर्म भरे गए थे 35 लाख, और वैकेंसी शुरुआत में 1700 थी और बाद में 1200 रह गई। अब तो अब आप कंपटीशन देख लो कितना है कि 1700-1200 वैकेंसी के लिए 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। देखिए, एक युवा है, कह रहे हैं 1200 वैकेंसी के लिए 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और आप देख सकते हैं वैकेंसी मतलब कितनी कम है और रोज़गार का मुद्दा कितना अहम है। और हम कई लोगों से बात की कि कई लोगों ने कहा जो रोज़गार पा के उनको रोज़गार का मुद्दा ख़त्म हो जाता है। ये बताइए आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से मोदी जी का मैनिफेस्टो आया और उन्होंने रोज़गार और महंगाई को एक सिरे से नकार दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैनिफेस्टो में क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब वो लोग जो 2019 में, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैनिफेस्टो 1 महीने पहले आना चाहिए ना, 5 दिन पहले आप मैनिफेस्टो निकाल रहे हो, 19 को आज वोटिंग है पहली, उसमें लोगों को कितना पता चल जाएगा? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो मेन मकसद था, जो राम मंदिर वगैरह करा है, उनको लगता है कि उसके हिसाब से वोट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि लोग पता नहीं लोगों को मतलब रिलीजन के ऊपर लगता है। बट मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपको डर लगता है कि हिंदू खतरे में है, मुग़ल आए, सब लोग आए, तब नहीं हुआ कुछ, आज प्राइम मिनिस्टर PM सब लोग चीफ मिनिस्टर सब हिंदू, लेकिन तब भी खतरे में है, ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। और आपने देखा होगा कि हैदराबाद से जो इलेक्शन लड़ रही हैं BJP के MP, कल उनका वीडियो आया है रामनवमी पे, उनकी जो यात्रा निकाल रहे थे वो रामनवमी पे, वो मस्जिद के बाहर जाके ऐसे कर रही हैं। तो मतलब ये क्या है? मस्जिद के बाहर जाके ये क्या मतलब, इससे क्या मिलता है? क्या प्रूव करना चाह रहे हो? जो 19% मुस्लिम्स हैं उनको आप नकार रहे हो बिल्कुल कि वो है ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा प्रशांत गौतम नाम है। जी प्रशांत जी, आप बहुत अच्छी बात आपने बोला कि जो किस मतलब एक तरफ से जिस प्रकार से भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसकी धर्मनिरपेक्षता कहीं न कहीं जो है मुझे भी इसमें लगता है कि कहीं न कहीं जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया। अच्छा ये बताइए, इस 2024 का चुनाव जो है यहाँ पर दिल्ली में 25 मई को है, छठे चरण में, क्या लगता है आपको इस बार जो है युवा किन मुद्दों पर वोट करेगा?
मेरे हिसाब से मैं वैसे गाजियाबाद का वोटर हूँ, मेरे यहाँ 26 को है, बट मुझे लगता है दिल्ली के लोग वैसे तो काम के बात पे बोलते हैं केजरीवाल जीतते हैं, लेकिन एक मैं लड़की का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो मेरे को बहुत सेफ फील होता था, मेरे को बिजली मिलती थी, पानी मिलता था, मैं लेकिन गाजियाबाद शिफ्ट हो गई हूँ और गाजियाबाद में ना बस मैं हिंदू की वजह से दूंगी मोदी जी को वोट, बाकी सेफ्टी तो बहुत अच्छी केजरीवाल जी ने कर रखी थी और सारी फैसिलिटी केजरीवाल जी ने कर रखी थी, बट एक हिंदू का फैक्टर आ जाता है। अब हिंदू का फैक्टर क्या है, मतलब है हिंदू का फैक्टर क्या है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ सारी चीज़ मिल रही हैं और उसके बाद भी आप बस हिंदू का फैक्टर, मुझे हिंदू का फैक्टर समझ में नहीं आता है क्या कि मतलब आपको क्या, अगर कोई दूसरी सरकार होगी तो क्या हिंदू को ख़त्म कर देंगे क्या? हैं? आइए इधर आइए। हाँ आप आइए भाई जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है जी। जी रावत जी बताइए, कहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड के? हाँ बिल्कुल उत्तराखंड के। उत्तराखंड के हैं आपके यहाँ, तो लगभग रावत ही लगातार जो है वहाँ राजपूतों में आप लोग आते हैं और लगातार वहाँ के CM कोई न कोई रावत ही रहता है, मैं देखा। क्या है ऐसा, आप लोग क्या है, मतलब आप लोग कम्युनिटी में ज़्यादा है क्या है? जो लड़कियों के लिए कह रहा था पैंट फटी हुई नहीं पहननी चाहिए। देखिए अब वो तो पहनावे के बहुत सबका अपना अपना वो है कल्चर कि वो क्या पहनना आपने चाहता कहा है। ठीक- हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात तो आपने की है। उसके बाद नहीं, आपने बहुत उसके बड़ी लिए, बात की हाँ, है, सबकी अपनी अपनी पहनावे पे पहनावे आप, हाँ, पे तो तब क्यों आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और आप कहते हैं क्यों करते हैं? अभी आपने कहा सबके अपना धर्म है, आपको स्वतंत्रता देता है, कोई अगर मुंह बंद करके चले या कोई ढांप पे चले, इस पर आप लोग क्यों फिर बीजेपी वाले अक्सर के उस पर प्रहार करते हैं? इस पर क्या कहते हैं? बुर्का नहीं पहनना, बुर्का बैन स्कूल में, ये सब क्या? अभी आपकी बात बता रहा हूँ, देखिए, आपने ही बात बोला। हाँ मैं अब आपकी बात पे आता हूँ। स्कूल का एक कॉरिडम है, उस कॉरिडम को फिल करना पड़ता है। देखिए अगर स्कूल में स्कर्ट पहनी जाती है तो स्कर्ट पहन के ही सबको आना चाहिए, ना कि उसके ऊपर बुर्का डाल देना चाहिए। तो बुर्का बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए वो स्कूल की ड्रेस अलग चीज़ है, ठीक है ना। और ड्रेस तिलक, और पहले तो तिलक ये जो बोल रहे हैं ना, तिलक उलक का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई मतलब ही नहीं है तिलक का, अगर तो चुनाव है इस बार जो है, क्या लगता है आपको कि 2024 में कोई परिवर्तन, इंडिया अलायंस? कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये ठग हैं सारे और सब लुटेरे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। कौन है ठग कौन है? देखिए लगा ली ना, सुनिए केजरीवाल हो गए, अखिलेश हो गए, आपकी ममता दीदी हो गई और अजीत, देखिए सारे अजीत पवार हो गए, सुनिए छगन भुजबल हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, ये सब कौन है? अब सुनिए और इन पे देखिए ना, एक सेकंड, अजीत पवार उन पे चर्चा कर रहे हैं, तो जो इनका काजल का डब्बा है, ये पहले माने कि वो काजल में जो काजल है वो काला है। क्यों? क्योंकि पहले ये नहीं बोलते थे कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है। एक सेकंड, पहले कभी नहीं बोलते थे कि छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है। आज भी इनका केस चल रहा है। अब मैं बताता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा 2019 में कलकत्ता में CBI का क्या नाम है जांच हुआ, तो उसमें वो खुद विक्टिम्स मतलब जो होता है उसके आरोप में वहाँ गए, ठीक है, वहाँ गए, किसी का नाम ले ले कि कोई केस